तुम्हारा क्या ख्याल है आनंद? डॉक्टर गोयश ने सवाल किया। सर, मुझे नहीं लगता 4-5 दिन से ज़्यादा निकाल पाएगा। एनीथिंग कैन हैपन एनी मोमेंट नाउ। रियली आनंद, एक बात तो मानने की है, बहुत बहादुर है ये। I've never seen such a brave patient in my life. हाँ सर, उमेश तो मौत को भी जोक सुना सकता है, इतनी है हिम्मत उसमें। आनंद, मुझे अभी वापस जाना होगा। कहाँ? वापस दिल्ली। अभी तो आए हैं सर, एक दिन तो रुकिए। नहीं आनंद, पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ चांस होता तो मैं ज़रूर रुकता। बहुत काम है वहाँ पर, मेरी बहुत ज़रूरत है वहाँ पर। हाँ, अगर कुछ ज़रूरत हो मेरी तो बता देना, मैं फिर आ जाऊँगा। जी सर, जैसा आप ठीक समझे। बस इतना ही कह पाया मैं। अंदर आकर कुछ कहने ही वाला था कि फ़ोन की घंटी बजी। चौधरी था जो रिपोर्ट बता रहा था। ओह, 4 ग्राम। उमेश का हीमोग्लोबिन और गिर गया था। ऐसा करो चौधरी, शरद को भेज दो और 1 यूनिट फ्रेश ब्लड में से पैक सेल बना लो और क्रॉस मैच करके लगाओ उसे। मैं अभी आ रहा हूँ। फ़ोन रख दिया मैंने। क्या हुआ अनु? दीदी और मधु ने एक साथ ही पूछा था। दीदी, बहुत बुरा होने वाला है अब। मुझे लग रहा है वो वक्त आ गया है और आंसुओं की 2 गर्म गर्म बूंदें मेरी आंखों से निकलकर मेरे गालों पर लुढ़क गई। शाम के साए बढ़ चले और साथ ही बढ़ने लगी उदासियां, सोचें, ख्याल। मन उथल पुथल से बेचैन। अनु, तू थोड़ा रेस्ट कर ले। रात को तो तुझे उमेश के साथ रहना है। रेस्ट नहीं दीदी, अभी वार्ड में जाना है। एक छोटी सी मीटिंग है और ब्लड बैंक में कुछ काम भी है। मैं खामोश निढाल सा बाहर निकल आया था। अंधेरा फैल रहा था, मुझे कहीं नहीं जाना था। मैं झूठ बोल कर आया था। धीरे धीमे कदम बढ़ता मैं उमेश के कमरे की तरफ बढ़ा। जब उमेश के कमरे में पहुंचा तो शरद उमेश को खून की बोतल चढ़ाने के लिए बाजू में प्रिक दे रहा था। हेलो भैया। हाँ शरद, कुशल है ना? सर देख ही रहे हो। क्यों पुत्र? उमेश की मरी मरी आवाज़ में मजाक की चहक थी। आज क्या लाए मेरे लिए खाने को? क्या खाएगा उमेश? एक डोसा। ठीक, लेके आता हूँ। कहकर जो ही मैं बाहर निकला तो अनिल की कार रुकी। कहाँ जा रहा अनु? अनु जरा चल, कॉफी हाउस तक चलते हैं। उमेश का मन एक डोसा खाने को, चल लेकर आते हैं। अनु, क्या पोजीशन है उमेश की? सॉरी अनिल, एक आध दिन बस। मेरे शब्द खुद ही सहम गए। ओ नो, ऐसा मत कह अनु। मेरे कहने से तो कुछ होने वाला नहीं है अनिल। मेरा अनुमान है। तू नहीं जानता उमेश क्या है मेरे लिए। कार रुकी, सामने कॉफी हाउस की बोर्ड की बत्तियां जल बुझ रही थी। अनिल के साथ मैं कॉफी हाउस में प्रवेश किया। तेज मसालों की बू, कॉफी का धुआं नाक में घुसता चला गया। उमेश का दोस्त बेरा जॉन सामने आ खड़ा हुआ। गुड इवनिंग सर।
हमारा साहब किधर है? जॉन, तुम्हारा साहब अस्पताल में है। क्यों सर? बीमार है? ओह, आप बैठिए सर, क्या लाऊं? जॉन, मैं बैठने नहीं आया हूँ, तुम 2 एग डोसा पैक करा दो अपने साहब के लिए, एकदम बढ़िया बनवाना। मैं अनिल के साथ मैनेजर की ओर बढ़ गया तो वो भी बोला, सर वो जोक वाला साहब नहीं आया आज। जोक वाला साहब अब शायद कभी नहीं आएगा। ऐसा क्यों बोल रहे साहब? जॉन भी आ गया था। साहब, आपका इतना बड़ा अस्पताल है, आप इतने लोग डॉक्टर हो, हमारे साहब को बचा लो ना। बेबस हैं हम सब जॉन, कुछ नहीं कर सकते। अस्पताल के बाहर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके अनिल और मैं स्पेशल वार्ड की तरफ चल दिए। उमेश अब भी धीमे धीमे स्वर में कोई जोक सुना रहा था, मगर उसका चेहरा इतना पीला पड़ गया था, मेरा दिल बैठ गया। हाँ अनु, क्या लाया है? एग डोसा उमेश। वाह वाह, हाउ लकी आई एम कि मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला। मैं चुपचाप देखता रहा। यार, ये तूने क्या ऑर्डर कर रखे हैं? एक सिस्टर आई थी अभी, बोली सर ने इंजेक्शन लगाने को बोला है। मैंने नहीं लगवाया, अब बहुत वक्त नहीं है मेरे पास, मेरे जीवन में ज़्यादा वक्त नहीं है। मैं सोना नहीं चाहता हूँ, मत सुला मुझे मत सुला। बहुत गंभीरता हूँ। आता हूँ मैं अभी। बहस नहीं करना चाहता था, बात बदल कर मैं बाहर आया। फिर जब अंदर आया तो कुछ देर हमारी गपशप हुई। मेरी आंखें उमेश के चेहरे पर ही टंगी थी। उमेश की आंखों में एक लौ थी जो धीमी धीमी पड़ती जा रही थी। फिर बहुत देर तक नहीं बैठ सका मैं, अनिल को वहीं छोड़ घर चला आया। अंधेरे का साम्राज्य। उमेश की मौत की बहने मुझे बुरी तरह से जकड़ा हुआ था। अंधेरे की उस स्याही में परछाइयाँ उभरी, मृत्यु की काल्पनिक परछाइयाँ, और अंधेरा और गहरा हो गया। रुचि भाभी का चेहरा नजर आया, एकदम वीरान, इतना बेरौनक कि दोबारा देखने का साहस ही नहीं हुआ। सिस्टर मीरा आंखें फाड़े अविश्वास से उमेश के बेजान जिस्म को देख रही थी और उसमें कोई सांस टटोलने की कोशिश कर रही थी। दीदी खामोश खड़ी थी, सपाट चेहरा, मानो कोई तपस्विनी हो जो मोह माया से दूर हो। पॉल अंकल स्टेथोस्कोप से उमेश के दिल की कोई बची हुई धड़कन को सुनने की कोशिश में लगे। आंटी भीगी आंखों से तक रही थी शून्य में। अनिल के बाल बिखरे हुए, मिश्रा, बड़ी भाभी, मधु, जॉन, कॉफी हाउस का मैनेजर, खान भाई सर झुकाए हुए, डॉक्टर जैन, मिसेस जैन खामोशी में डूबे, शरद टूटा फूटा, वार्ड बॉय, नर्सें, दीवारें, कमरा, बेड, सब बेजान। मैं खड़ा था, बिखरे बाल, बेतरतीब दाढ़ी, आंखें सूजी हुई, कपड़े फटे हुए। चीखना चाहा, मुंह से आवाज़ नहीं निकली। उमेश की आवाज़ आई, गंभीर, शांत। अनु, अभी तो मैं जीवित हूँ तो तुम्हारा ये हाल है। जब मैं मर जाऊंगा तो तुम खुद तो मरोगे ही और इन सबको भी मार डालोगे जिन्हें मैं तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रहा हूँ। मैं कांप गया, डर के मारे चीख निकल गई मेरी और पसीने से नहा गया मैं। सहसा कमरे में रोशनी हुई और कमरा रोशनी से नहा गया। क्या हुआ भैया, क्या हुआ? मधु आंखें फाड़े देख रही थी मुझे। अनिल भी आ गया था।
लो भैया पानी पी लो। पानी का गिलास मैंने मुंह से लगाना ही चाहा था, गिलास मेरे हाथों से छूट गया, कांच के टुकड़े कमरे में बिखर गए। मैंने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। मधु टॉवल से पसीना पोंछ रही थी। मैं सर झुकाए बैठा। अनिल जाओ सो जाओ। मेरी आवाज़ अभी भी कांप रही थी। अरे रुको अनिल, एक काम कर, जाओ उमेश को देख के आ। अभी आता हूँ अनिल। अनिल कहकर बाहर चला गया। कोई बुरा सपना देखा क्या? मधु ने पूछा। नहीं मधु, वो सपना नहीं था, मैं जाग रहा था। अंधेरे की गहन दीवार पर सब कुछ अंकित होता चला गया। मधु, आज की रात शायद उमेश की आखिरी रात है। ऐसा मत शुभ मत बोलो भैया। मधु ने अपनी हथेली से मेरा मुंह बंद कर दिया। बाहर टैक्सी के रुकने की आवाज़ सुनाई दी। टैक्सी का दरवाज़ा खुला। मिश्रा और भाभी बाहर निकले। मधु और मैं दोनों चौंक उठे। भाभी, आप लोग इस वक्त? भाभी की आंखों में आंसू ही आंसू थे। और तभी अनिल लौट आया। अनु, तुम्हारा उमेश, जल्दी करो, मालूम नहीं कैसे सांसें धकेल रहा है। भाभी, मिश्रा, मैं उल्टे पांव लौट गए। भैया धीरज रखिए, हौसला खो देंगे तो हम सब लोगों का क्या होगा। फिर कुछ ही क्षण बाद शरद भागा आया बदहवास सा। भैया जल्दी, उमेश भैया की तबीयत। मैं नंगे पांव में अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा था। और अनु उमेश मुझे देखते ही बोला, अनु आ गया तो? कहाँ था इतनी देर से? मैं तो ढूंढ रहा हूँ तुझे। ओह, समझा, मेरी मौत से डर गया। और उमेश की आंखें अध खुली, आवाज़ बंद। ऑक्सीजन, मफेंटीन, डेकाड्रोन, ग्लूकोज, खून की बोतल से रिसती हुई बूंदे, ग्लूकोज, खामोश डॉक्टर, उदास नर्सें, दवाएं, इंजेक्शन, ड्रिप, उम्मीदें, प्रार्थनाएं, दुआएं, सभी जूझते रहे मौत से। अंत तक मेहनत के बाद दोपहर में उमेश की पलकें कांपी तो मेरी सांसें रुक गई। अनु, इधर आ। रुचि, मेरे करीब आओ। अनु, सारा जीवन मांगता रहा हूं तुमसे, वचन दे अनु, मेरी रुचि को संभाल लेगा। हिचकियां, रो मत अनु, ले संभाल अपनी भाभी को। उमेश की आवाज़ कांप रही थी। अच्छा, जोक सुनाऊं अनु? सुन। एक आदमी था, उसे मालूम हुआ, फिर एक तेज हिचकी, पीड़ा की तेज लहर। अचानक सियाह पड़ गया उमेश का चेहरा। आंखें पतरा गई, नब्ज डूब गई और दिल सो गया सदा सदा के लिए। हर तरफ चीखें, सिसकियां, हिचकियां, सबको हंसाने वाला सबको रुला कर चला गया। रुचि भाभी सुधा दी से लिपट कर चीख रही थी। मधु दीवार से सर पटक पटक कर रो रही थी और मैं बुत्सा खड़ा था। उमेश का चेहरा मुस्कुरा रहा था, भी निचोड़ा हुआ चेहरा जो शायद मौत को भी चौक सुना रहा था। उस चीख पुकार के तेज जरिया में भी मैं सन्नाटे का बुत बना खड़ा रहा, जाने कब तक। होश आया
तो डॉक्टर, नर्स, सब लोग उमेश की आखिरी विदाई की तैयारी कर चुके थे। जाने कहाँ से खान भाई भी आ पहुँचे थे। मियाँ डॉक्टर, खुदा की खुदाई के सामने हमारा बस नहीं चलता। वो जो हुक्म करते हैं उसे मान लेने में ही हमारी भलाई है। तुम तो खुद इतने होशमंद हो, तुम्हें कुछ कहना अच्छा नहीं लगता, और मैं खामोश सब सुनता रहा। खान जैसे आया था वैसे ही लौट गया। लोग उमेश, मेरे प्यारे उमेश के शरीर को जलाने की तैयारी कर रहे थे। रात भी यूं ही गुजर गई, किसी को खबर नहीं थी क्या हो रहा है। 2 दिन इसी में बीत गए। उमेश की मृत्यु की रस्में अदा हुई। 5वें दिन हम लोग उमेश की अरसियाँ विसर्जित करने हरिद्वार चल दिए। अनिल, दीदी, भाभी, मधु, बड़ी भाभी, पॉल अंकल, डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर जैन, सब लोग थे। कोई पीछे रुकने को तैयार नहीं था। गंगा की लहरें, पूर्ण चंद्रमा, धवल चांदनी, हमारी परछाइयाँ टेढ़ी होकर आपस में मिल रही थी। कांपते हाथों से वो राख का ढेर गंगा की फेनिल झाग में प्रवाहित किया, और फिर बहुत देर तक हम लोग तट पर बैठे रहे। शरद बर्मंदा की आवाज़ में हूबहू नकल करता गा रहा था, काहे को रोए, सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए। स्नान के बाद सब लोग धर्मशाला लौट आए थे। सुबह सवेरे हम लोग चल दिए वापस। 6ठे दिन आज मुंह में कुछ डाला तो ऐसा लगा कि अभी अभी मुंह के ताज़ा टाँके खुले हों। रुचि भाभी की जिद से कुछ खा लिया मैंने। सब लोग लौट गए थे, रह गए थे दीदी, भाभी और मैं। दिन पर दिन बीत रहे थे। भाभी दिन पर दिन परेशान हो रही थी। एक दिन दीदी मुझसे बोली, अनु, तेरी भाभी यहाँ से जाना चाहती है। संभलते संभलते काफ़ी समय अतीत में खो गया। रुचि भाभी ने कई बार दिल्ली जाकर अपनी पुरानी नौकरी में व्यस्त हो जाना चाहा, लेकिन मेरे और सुदादी के उदास होते ही वो रुक जाती। आखिर उन्होंने मेरे साथ ब्लड डोनेशन कैंप्स का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया कि दिन हवा में उड़ने लगे, और इस तरह 1 बरस बीत गया। अनिल ने शहर से बाहर ज़मीन खरीदी थी, और उसके सपनों का ताजमहल, एक नर्सिंग होम, वहाँ बनना शुरू हो गया था। सब लोग उसमें व्यस्त थे। मैं, सुदादी, रुचि भाभी, अनिल। एक सिंदूरी संध्या को रक्तदान शिविर से नए बन रहे अस्पताल को देखता हुआ जब मैं घर लौटा तो सुदादी और अनिल छत पर आमने सामने बैठे थे। तो मैं एक ओट में वहीं छुप कर रुक गया। दीदी बोल रही थी, मैं जानती हूँ अनिल, तुम मुझे बहुत चाहते हो। मैं इस सच्चाई से भी इनकार नहीं करूँगी कि मैंने भी तुम्हें प्यार किया है, तुम्हें चाहा है, लेकिन शायद परिस्थितियों को कुछ और ही मंजूर था। तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो ना अनिल। प्रेम का अंत विवाह ही नहीं। प्रेम करने वालों को तो बलिदान देना पड़ता है, और आज वो क्षण आ गया है जब तुम्हें बलिदान देना ही होगा। आप हुक्म तो कीजिए सुधा जी, मुझे क्या करना है। अनिल, तुम रुचि को अपना लो। मानो एक विस्फोट के आतंक से दहल गया अनिल। सुधा, ये तुम क्या कह रही हो? और उसका चेहरा पथरा गया था। अनिल, मैं तो इस जन्म में अब विवाह नहीं करूँगी, और ये मत सोचना कि मैं रुचि को तुम पर थोप रही हूँ, मगर चाहो तो हाँ कर दो, चाहो तो ना कर दो। लगा सुधा दी की आवाज़ कहीं गहरे कुएं से आ रही है। सुधा जी, मुझे कुछ सोचने का समय दीजिए। और अचानक अनिल उठ खड़ा हुआ और तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर गया। मैंने अभी भी खुद को ओट में छिपाया हुआ था। तभी मैंने छत पर प्रवेश किया और बोला, अरे आज हमारी दीदी किस गहरी सोच में खोई हुई है। मैंने चहकने का अनुभव किया। अरे अनु, तू कब आया? बस आ ही रहा हूँ।
कहाँ तक पहुँचा नर्सिंग होम का काम? अरे उसमें तो कुछ समय लगेगा दीदी, लेकिन देख रहा हूँ आपकी योजना को पूरा होने में देर नहीं लगेगी। मेरी कौन सी योजना? दीदी की आंखों में विस्मय था। अरे मैंने सब सुन लिया है। ओह, एक गहरी सांस ली सुधा दी ने। मैं समझता हूँ इनकार नहीं करेगा अनिल। तो रुचि को तू ही समझाएगा। बेफिक्र रहिए, भाभी को मैं मना लूँगा। 3 महीने बाद 15 अगस्त की सुनहरी शाम सुबह थी। हल्की सी बारिश से ज़रा भीगने से वातावरण धूप में मुस्कुरा रहा था। नर्सिंग होम उमेश और हम सब के सपनों का ताजमहल जो आज खोला जाने वाला था। अस्पताल के इंचार्ज थे डॉक्टर अनिल और उसके साथ सटे ब्लड बैंक की इंचार्ज थी श्रीमती रुचि अनिल। उद्घाटन के लिए राज्यपाल महोत्सव के आने की आगमन की प्रतीक्षा थी। सब उत्साह में अब से बंदोबस्त में जुटे थे। एक मैं और सुधा दी एक और खामोश खड़े थे। खामोश उस विशाल इमारत को देखते हुए जिसमें न जाने किस किस की खामोशियाँ खोई थी, किस किस की खुशियों के अंकुर उगाने के लिए।